हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम जो वो लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका HPGK रहेगा, HPGK और हिंदी ग्रामर। ठीक है, HPGK और हिंदी ग्रामर इसमें रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं। आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं जिसमें आपका HPGK और हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि पता है आपको पता है कि वीडियो जो हर रोज़ आपको शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जलद में कौन सा समास है। तो जलद में आपसे समास पूछा गया कि जलद में समास कौन सा होता है। जलद 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 का मतलब होता है जल देने वाला। ठीक है, जल देने वाला, जल देने वाला। अर्थात ये जलद जो है ये पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? ये बादल। एक होता है जलज, एक होता है आपका जलज। इसका मतलब होता है जल से उत्पन्न हुआ। ठीक है, जल से उत्पन्न होने वाला। लेकिन ये जलज जो है ये सिर्फ कमल के लिए यूज़ किया जाता है। हर एक चीज़ जो जल से उत्पन्न होती है उसके लिए आप जलज का यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ कमल के लिए यूज़ हुआ है जलज। ठीक है, तो जलद जल देने वाला अर्थात बादल। मतलब इस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं, बल्कि किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। किसकी तरफ? बादल की तरफ। ठीक है, तो जिस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता बल्कि किसी और की तरफ इशारा होता है, तो वहाँ पे जो आपका समास होता है बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो जलज, अगर जलज पूछा जाए तो जलज में भी बहुब्रीहि समास होगा आपका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने कि जलद में कौन सा समास होगा। जलद में समास हो जाएगा आपका बहुब्रीहि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी शंकर में कौन सा समास है। तो गौरी शंकर, तो इसका मतलब क्या है? गौरी और शंकर, गौरी और शंकर। तो जहाँ पर आपका योजिक चिन्ह आ जाए, ठीक है, जहाँ पर आपका योजिक चिन्ह आ जाए और से सेंस बने, ठीक है, तो वहाँ जो आपका समास होता है वो होता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, योजिक चिन्ह आ जाए और से सेंस बने तो वहाँ पे आपका समास हो जाएगा द्वंद्व समास। तो गौरी शंकर में गौरी और शंकर। ठीक है, तो ये जो समास हो जाएगा इसमें भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा कैसे बनता है? चौराहा कैसे बनता है? चार राहों का समूह होता है जिसको चौराहा बोला जाता है। ठीक है, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह को क्या बोला जाता है? चौराहा। तो चार राहों का समूह, पहला पद जो वो क्या है? संख्यावाचक है। ठीक है, ये संख्यावाचक है। तो एक तो समूह बना रहा है और ऊपर से संख्यावाचक है। ठीक है, तो जो चीज़ आपका समूह बनाए और साथ में संख्यावाचक हो, संख्या हो जिसमें पहला पद, तो वो समास होता है आपका द्विगु समास। ठीक है, कौन सा समास है? द्विगु समास हो जाएगा। तो चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में द्विगु समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उल्लेख में कौन सी संधि है। तो उल्लेख का सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? उत जमा लेख, उत जमा लेख। और जिस भी शब्द में हलंत लग जाए, ठीक है, कोई भी शब्द जिसमें हलंत लग गया तो वो संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, जिस भी शब्द में हलंत लग गया तो वो संधि आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ये ध्यान रखना थोड़ा। जहाँ भी हलंत आ जाए, जहाँ भी हलंत आ जाए वो संधि कौन सी हो जाएगी? आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। तो पहले सबसे पहले अपना संधि विच्छेद कर लेना। उत जमा लेख, अगर हलंत आ गया तो वो व्यंजन संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोभाव में कौन सी संधि है। तो संधि विच्छेद कर लो सबसे पहले। क्या शब्द है आपके पास? मनोभाव। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले क्या जाएगा? मनः जमा भाव। तो यहाँ पे क्या ये आपके विसर्गें आ गई। ठीक है, विसर्गें आ गई। वही विसर्गें किस में चेंज होती है? ओ में चेंज होती है। ठीक है, जैसे ये ओ बना है मनो ओ, तो ये विसर्गों से बना है। तो मनोभाव में संधि कौन सी हो जाएगी? आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो दंत्य है, ओष्ठ्य है, तलव्य है या मूर्धन्य है। तो ये कौन से वर्ग में आता है? ये आपके च वर्ग में आता है सबसे पहले। तो
च वर्ग में और क्या क्या आते हैं, च आ जाएगा, छ आ जाएगा, ज आ जाएगा, झ आ जाएगा, ठीक है, और अणे आ जाएगा। च वर्ग में आएगी और ध्वनियाँ कौन सी होगी, ये तालव्य ध्वनियाँ होगी। छ वर्ग और ध्वनियाँ तालव्य ध्वनियाँ। तो आपसे पूछा गया कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य या मूर्धन्य। तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ये तालव्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए कौन सा स्वर है, तो ए जो ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ये जो आपके जो पहले ह्रस्व स्वर है वो कौन कौन से होते हैं, तो छोटा अ, छोटी ई, ठीक है, छोटा ओ, ये आ गया आपके ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ, ये किस में आ जाएगी आपके, ये जाएंगे आपके दीर्घ स्वर में। तो पूछा कि आपका ए कौन सा स्वर है, तो ए जो स्वर है आपका, ये आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो ए आपका दीर्घ स्वर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठशाला कौन सा शब्द है, तो पाठशाला कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जिनका कोई भी खंड या भाग सार्थक ना हो, खंड या भाग सार्थक ना हो, वो आपके रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द होते हैं जो दो प्रॉपर शब्दों से मिलकर बने होते हैं, वो यौगिक शब्द। और योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो जिस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं हो बल्कि किसी और की तरफ इशारा करे, यानी कि जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा वो आपका योग रूढ़ शब्द होगा। ये यौगिक भी होगा साथ में, ठीक है, यौगिक तो होगा लेकिन बहुब्रीहि भी होगा, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आएगा, तो वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो पाठशाला, अब पाठशाला जो ये पाठशाला आपकी, इसको आप दो प्रॉपर शब्द में लिख सकते हो, एक पाठ, दूसरी शाला, ठीक है। तो पाठशाला कौन सा शब्द हुआ आपका, यौगिक शब्द हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर कौन सा शब्द है। अच्छा, ये घर पूछा गया कौन सा शब्द है, जब इसको आप तोड़ोगे तो दो शब्द लिख सकते हो, नहीं लिख पाओगे। ये घ वर्ण आ गया, र वर्ण आ गया, तो इसको आप तोड़ नहीं सकते, जिन शब्दों को आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है, और जिनके दो प्रॉपर शब्द नहीं बन सकते, वो शब्द होते हैं आपके रूढ़ शब्द। तो आपसे पूछा गया कि घर कौन सा शब्द है, तो घर जो आपका ये रूढ़ शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इस चिन्हों में से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है वो बताना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये है, इसको क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ठीक है। सेकंड आपका इसको क्या बोलेंगे, थर्ड, इसको आप बोलते हो अल्प विराम, ठीक है। और इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। और ये रहेगा आपका, ये है आपका अर्ध विराम, कौन सा, अर्ध विराम। तो पूछा गया कि अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है, लास्ट वाला आपका ये अर्ध विराम चिन्ह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि छू मूर्ति लाहौल स्पीति में पाई जाने वाली किसकी एक प्रजाति है, किसकी एक नस्ल है छू मूर्ति जो लाहौल स्पीति में पाई जाती है। तो ये आपकी याक की है, गाय की है, घोड़े की है, या फिर हिरण की है। तो छू मूर्ति जो भी किसकी एक प्रजाति है, तो ये आपकी जो लाहौल स्पीति में पाई जाती है ये आपकी घोड़े की एक प्रजाति है, ठीक है, घोड़े की प्रजाति आपकी है छू मूर्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो शेर है, कस्तूरी मृग है, चीता है, या हिम तेंदुआ। तो हिम तेंदुआ, जो हिम तेंदुआ है ये हिमाचल प्रदेश का राज्य प्राणी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सुकेती जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है। तो सुकेती जीवाश्म पार्क जो आपका ये सोलन में है, शिमला में है, मंडी में है, या सिरमौर में है। तो सुकेती जीवाश्म पार्क जो वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे, सिरमौर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कहाँ स्थित है ये? चंबा में है, कांगड़ा में है, मंडी में है, बिलासपुर में है। तो शिकारी देवी जो वन्य जीव अभयारण्य आपका शिकारी देवी हो गया, बंदली हो गया या बांदली बोलो इसको, बंदली, ये कहाँ पे है? ये आपका हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य मंडी में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऊहल किसकी सहायक नदी है? तो ब्यास की है, रावी की है, सतलुज की है या इसकी चिनाब की है? ठीक है, तो ऊहल जो है वो किसकी सहायक नदी हो गई? तो ऊहल हो गई, ठीक है, सैंज हो गई, पार्वती हो गई, ठीक है, फिर आपका बाणगंगा हो गई। ये सारी जो आपकी ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सारी आपकी एक बाणगंगा और सैंज ऊहल तीर्थन होगी एक, ठीक है, ऊहल सैंज तीर्थन पार्वती बाणगंगा ये सारी आपकी ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ऊहल किसकी सहायक नदी है? ये ब्यास की सहायक नदी है। तो ये था आपका आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।